एक बार बताओ अभी आवाज़ आ रही है क्या स्नेहा? माइक आपके पास में, माइक ऑन कर लो और उससे बताओ मेरे को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। आ रही है सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे जिसको आना होगा। ठीक है, जी सर। दिखाई तो सही दे रहा है ना पेज में? हाँ जी सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री आपका पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज बायोकेमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो मैं पहले आपको बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग बता देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको दो वर्ड बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? बायो, बायो। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मॉलिक्यूल्स है, केमिकल रिएक्शंस है, प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके मैं अंदर लिख सकता हूँ कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे किसको? जो वेरियस जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर क्या आएगा? वेरियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन समझते हो ना, अभिक्रियाएं। ठीक है, एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो चीजें निकल के आती है बायोकेमिस्ट्री वर्ड से। ठीक है, तो क्या आएगा? सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को हम जब डराइव करेंगे तो बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है वेरियस मॉलिक्यूल या केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाती है अपने को जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट रहती है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर, चलो मैं एक बार हेडिंग लगा देता हूँ, इंट्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ बायो केमिस्ट्री। पेज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो माइक ऑन करके बता देना मेरे को। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग बता चुका हूँ। अब जब हम ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग पता होगा, मतलब बायो का मीनिंग क्या है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, तभी आप उसकी क्या लिख पाओगे? डेफिनेशन लिख पाओगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना, एग्जाम में जैसे आपको लिखना वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेफिनेशन, डेफिनेशन। ठीक है, किसकी? बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद, डीलिंग विद द द स्टडी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल केमिकल reactions, reactions and process that occur in living cells and organisms। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आती है यहाँ से। क्या रहेगा कि मैंने आपको पहले बायो का मीनिंग बताया लाइफ का, और केमिस्ट्री मतलब वेरियस मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बना रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ में? स्टडी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, जो भी वेरियस अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल रिएक्शन है और प्रोसेस है। और ये जो सारी वेरियस मॉलिक्यूल और केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? विद इन या इन द लिविंग सेल्स।
ठीक है, लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि आप हो, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, ठीक है, या फिर प्लांट्स है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया वगैरह है, इन सभी के अंदर जो सेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन है, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सभी किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। और उन्हीं की सेल्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चलती है, ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस चलती है, केमिकल रिएक्शन से चलती है, किसके बीच में? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, उसी की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसका बायोकेमिस्ट्री हमें किस चीज में हेल्प करती है? ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री हमें टू टाइप से क्या करेगी? हेल्प करती है, ठीक है। आप लिख सकते हो बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री हेल्प एस इन टू वेज। कितने वे में करती है? टू वेज के अंदर क्या करेगी अपनी ये? हेल्प करती है। कौन? बायोकेमिस्ट्री। किस तरीके से करेगी? सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या करेगी? अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, एक तो ये रहेगा। दूसरा दूसरा क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग implementing an effective treatment of disease, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? बताना एक बार। एक बार माइक ऑन करके बताओ मेरे को, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? संजू स्नेहा? दे रहा है सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो आपको मैंने बताया कि हमें बायोकेमिस्ट्री दो टाइप से हेल्प करी, दो वे के अंदर हेल्प करी। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ है उसको समझने में, मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझने में। दूसरा मेंटेनेंस में। तो अपनी हेल्थ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं और अपने हेल्थ को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इसमें हेल्प करेगी बायोकेमिस्ट्री। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एक डिजीज का हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझने में और उसको अप्लाई करने में। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? अप्लाई करने में। इस तरीके से अपनी क्या करती है? हेल्प करती है। आई बात समझ में? अब अपनी जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए हमें कौन कौन से सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे डाइटरी एडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइटरी सब्सटेंस, ठीक है, सर जो सब्सटेंसेस लिख आप लिख सकते हैं। रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, सब्सटेंसेस। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे? सबसे पहले आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्रोटीन्स रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? फैट्स। नेक्स्ट विटामिन्स, ठीक है, विटामिन हो गया। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, और लास्ट वाटर, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस हैं, डाइटरी सब्सटेंसेस जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्या होते हैं?
जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री के अंदर हम इसी जो डाइटरी सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, फैट्स के बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे, या फिर मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर वाटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक आपका इंट्रो हो चुका है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, बायोकेमिस्ट्री और डिजीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या फिर ये बोल सकते हो आप कि बायोकेमिस्ट्री को आपको मैंने बता दिया क्या होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसके साथ में, जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस हैं, या फिर वेरियस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो रिएक्शंस जो चल रही है किसके अंदर, एक लिविंग सेल्स के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब डिजीज कैसी होगी, अब डिजीज कैसी होगी कि ये जो प्रोसेस या रिएक्शन जो चल रही थी किसके अंदर, एक लिविंग सेल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या हो जाए, अबनॉर्मल हो जाए इनके अंदर, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, या फिर इनके केमिकल रिएक्शन के अंदर, या फिर केमिकल प्रोसेस के अंदर। इन तीनों में से केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन और वेरियस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजीज बोलेंगे। अब डिजीज के कोज क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या कोज हो सकते हैं भाई, कोज का मतलब कि इनकी जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है, या फिर वेरियस मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का कारण क्या होगा। एक तो हो सकता है फिजिकल एजिंग, फिजिकल एजिंग हो सकता है। दूसरा केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल एजेंट्स कौन से, ड्रग्स। ठीक है, केमिकल एजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट कौन से, पैरासाइट वगैरह, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन शॉर्टेज, भी एडिक्वेट आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा कोई जेनेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल हो सकते हैं। ठीक है, इम्यूनो लॉजिकल, लॉजिकल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। ठीक है, ये कोज हैं जो सारे क्या करते हैं, जो वेरियस मॉलिक्यूल हैं या फिर जो केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या कर देते हैं, अब नॉर्मलिटी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कॉज और उसके इंट्रो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि बहुत सारे रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो कोई ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, या फिर कोई लेबोरेटरी मेडिसिन हो, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई भी साइंस, कोई भी ब्रांच हो, या फिर बेसिक साइंस की कोई भी ब्रांच हो, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कि कम्युनिटी और ह्यूमनिटी के अंदर, ठीक है, आप जो स्टडी कर रहे हो वहाँ पर मतलब जो पेशेंट है उस पेशेंट की क्लिनिकल जो कंडीशन है उसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, और उनकी जो कंडीशन है उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा नर्स है वो किस तरीके से आप किस तरीके से पेशेंट को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कर सकती है, किस बेस पर, बायोकेमिस्ट्री के बेस पर। ठीक है, वो इसमें भी रोल रहेगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आपके जो पेशेंट है, आपका जो पेशेंट है उसके डिजीज कंडीशन को या फिर डिजीज सिचुएशन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आपका जो डिजीज है, पेशेंट की जो डिजीज है, उस डिजीज का और जो बायोकेमिकल जो टेस्ट है या फिर
जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है उनका इंटरप्रेट करने के लिए, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के लिए, या फिर इमरजेंसी में पेशेंट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो और उसकी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी को किस तरीके से समझ सकते हो, इन सभी कंडीशन को समझने के लिए, चाहे वो डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी हो या फिर जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है, या फिर पेशेंट की जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है, या पेशेंट का जो बायोकेमिकल टेस्ट है, या फिर पेशेंट के जो डिजीज है उसको समझने के लिए आपको हर जगह क्या काम आती है, बायोकेमिस्ट्री काम आती है। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, तो क्या आप उस पेशेंट की डिजीज कंडीशन को समझ पाओगे? क्या आप उस पेशेंट की लेबोरेटरी टेस्ट को समझ पाओगे? क्या आप उस पेशेंट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे? क्या आप उस पेशेंट के ड्रग प्रिस्क्रिप्शन को समझ पाओगे? क्या आप उस पेशेंट की डिजीज पैथोफिजियोलॉजी को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। तो एक नर्स के लिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा LDH है, HDL है ना, VLDL है, CKMB है। ठीक है, इन सभी के अंदर हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, किसी के अंदर लिपिड की बात होती है, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट की बात होती है, कहीं पर विटामिन की बात होती है, कहीं पर पेशेंट के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मिनरल्स कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम और ये सारे। तो ठीक है, इन ये मिनरल्स का आपको पता होगा, तभी आप उस पेशेंट के जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको पढ़ पाओगे या फिर उसको समझ पाओगे। उसी बेस पर आप उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड कर पाते हो, केयर प्रोवाइड कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका बायोकेमिस्ट्री का बेसिक इंट्रो। आई बात समझ में? अब मैंने लास्ट जो आपको रोल ऑफ नर्स समझाया था उसको आप समझ गए होंगे। मैंने जो बताया है रोल ऑफ, ये जो हेडिंग थी, रोल ऑफ नर्स इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है वैसे लिख देना। ठीक है, यहाँ तक आ गया वो समझ में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो जितनी भी प्रोसेस चल रही थी वो किसके अंदर चल रही है, सेल के अंदर चल रही है। तो हम अब बेसिक स्ट्रक्चर, सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना सेल। आप फर्स्ट ईयर से जब आपने जीएनएम की थी फर्स्ट ईयर से, या फिर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में की थी, तो आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले किसको पढ़ा था, सेल्स को पढ़ा था। ठीक है, बिना सेल्स के आगे आपकी न तो एनाटॉमी बन पाती है और न ही आपकी फिजियोलॉजी बन पाती है। ठीक है, तो सेल्स को समझने के लिए आपने सेल के बारे में एक चीज सुनी होगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो सेल्स के बारे में। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, सेल क्या है, ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सेल is the smallest unit of life, ठीक है, आप बोल सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि आप सेल की बात करें तो ह्यूमन है या फिर एनिमल है या फिर प्लांट है, सभी के अंदर क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। ये सेल किसके अंदर प्रेजेंट होगी, सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, ह्यूमन में भी होता है। ठीक है, एनिमल के अंदर भी होता है। ह्यूमन भी क्या है, एनिमल ही तो है। ठीक है, एनिमल है। डायरेक्ट जानवर कह दे तो अलग बात है। ठीक है, जानवर कहने पर चिढ़ते हैं, शेर कह दे तो फूल जाता है। ठीक है तो एनिमल ही। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा प्लांट्स हैं। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या है, सेल है। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अब सभी के अंदर, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो सेल हो, सॉरी ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, सभी के अंदर सेल प्रेजेंट तो है। लेकिन उन सेल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, सेल क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ठीक है, इन सेवरल वेज। ये नहीं बोल सकते आपकी स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं।
कई स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, कई फंक्शन में अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एन एनिमल सेल्स, एन एनिमल सेल डिफर फ्रॉम ए प्लांट सेल इन सेवरल वेज, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं जो बेसिक बता रहा हूँ कंपटीशन में बहुत ही काम आती है, ठीक है। ये एन एनिमल सेल डिफर फ्रॉम ए प्लांट सेल इन सेवरल वेज, मतलब अलग अलग वेज के अंदर क्या होती है, अलग अलग तरीके से ये क्या होगी, डिफर होगी। डिफर मतलब अलग होगी, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ सेल क्या करती है, मोस्ट ऑफ सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर एक सब सेलुलर यूनिट होती है, स्पेशलाइज्ड सब सेलुलर यूनिट होती है, और उनका एक टास्क होता है, उनका जो काम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सभी ऑर्गेनेल्स जरूरी है किसके लिए, एक सेल की एक्टिविटी एफिशिएंट हो, एक सेल को चलाने के लिए इन सभी ऑर्गेनेल्स का होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया सेल के बारे में, अब आपको बता देता हूँ सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी में यूनिट पॉइंट बना देता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ गया, तो मैंने यहाँ ऊपर बता सकता हूँ, बता दिया इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। एक और लिख सकते हो आप, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर structural and functional unit of living organism, ठीक है। एक तो ये चीज लिख दोगे आप। दूसरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड बेसिकली सिमिलर, एंड बेसिकली सिमिलर, ठीक है। क्या होगा कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब बहुत ही छोटी होती है, माइक्रो मतलब छोटी, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही दे सकते हैं, एंड बेसिकली सिमिलर, और लगभग क्या होती है, एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप, इसी के अंदर आप पॉइंट बना सकते हो। ये सेल का आपका क्वेश्चन आता है, VHS देख लेना इसको। वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर अकाउंट फॉर सेल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ समझ लेना। सेल स्ट्रक्चर अकाउंट फॉर सेल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो क्या रहेगा, सेल के अंदर जो वेरिएशन होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो वेरिएशन होगा, इसका मतलब उस सेल का फंक्शंस क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन होगी। जैसे कि आप पढ़ते हो लीवर की सेल्स हैं, ठीक है, इसके बाद किडनी की है, या फिर आपका न्यूरॉन का है, ठीक है। इनकी सेल स्ट्रक्चर तो सेम होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इसका मतलब उस सेल का फंक्शन थोड़ा सा क्या है, डिफर है, अलग है, ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेल होती है, उसके अंदर, एक सेल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो ए सेल हैज 3 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके अंदर,
पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, 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 ठीक है, ये हो जाए न्यूक्लियस। तो ये चीज मतलब और बाकी ऑर्गेनल्स तो होंगे होंगे, लेकिन एक लिविंग सेल के अंदर ये तीन चीजें होनी जरूरी होती। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा प्रोटोप्लाज्म है, तीसरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी जरूरी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक थिन मेम्ब्रेन दैट एनवेलोप द सेल। ठीक है, मतलब जो सेल होती है, सेल की जो सराउंडिंग, सेल की जो सराउंडिंग जो एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किसी भी मटेरियल की एंट्री और एग्जिट के लिए क्या होती है? या फिर बोल सकते हैं एंट्री और एग्जिट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, सेल मेम्ब्रेन का की पॉइंट यहाँ बना देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन is the thin membrane that envelope the cells। क्या करती है? उसकी बाहरी स्ट्रक्चर बनाती है, एनवेलोप का मतलब कवर बनाती है। एंड इट कंट्रोल द एंट्री एंड exit of material and exit of material। ठीक है, ये चीजें आ रही। नेक्स्ट आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म में एक लिविंग मैटर होता है। ठीक है, एक आप बोल सकते हो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो किसके अंदर रहेगा? सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो आप बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर, इज द लिविंग मैटर। ठीक है, occupying a major part, a major part of the cell। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, ये मेजर पार्ट रहता है सेल का। और इसके अंदर क्या रहता है? इट इज इन दिस मैटर द सेल ऑर्गेनेल्स, द सेल ऑर्गेनेल्स क्या रहते हैं? आर एम्बेडेड। ठीक है, इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है आपका? न्यूक्लियस। और विदाउट न्यूक्लियस सेल का क्या नहीं होता? डिवाइडेशन नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक सेल को आगे डिवाइड होने के लिए क्या रहता है? जरूरी होता है। तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस प्लेज एन important
role in both cell division and the transfer of genetic material। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। न्यूक्लियस क्या करता है, एक तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक सेल के स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनी है सेल की। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये आपका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसी के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन मैट्रिक्स रहता है। क्रोमेटिन मैट्रिक्स को मैं किससे दिखाऊँ आपको, रेड पेन से दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको मैं क्या लिखूँगा अब, जैसे कि आपको ये मैंने ब्लैक कलर में यहाँ पर दिखाई ये वाला, ये तो क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोस न्यूक्लियोस न्यूक्लियोस। ठीक है, इसके अंदर अच्छा ये रह गया था, इस तरीके से सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। ये हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या रहेगा, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन रहेगा, क्रोमेटिन क्रोमेटिन। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको दिखाया कि सेल के अंदर भी क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था छोटा छोटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। और अब मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है अभी तक पहले आउटर कवरिंग, अब मैं सभी मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ भी न्यूक्लियस कैसे बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का दिखा दिया मैंने पहले। ठीक है, न्यूक्लियस को दिखा दिया, उसके बाद में उसके अंदर मैटर होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जैसे तारनुमा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर फिर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसके जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है, अंदर से लेके चल रहे हैं सेल को, अंदर से इनर टू आउटसाइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज़ और रह जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर है उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ पोल्स तो चाहिए ना, पोर चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में देखो, इनके बीच में मैंने आपको स्पेस दिखाई ये वाला, इनके बीच में ये जो पोर दिखाए ना खाली, ये वाले, ये वाले। ठीक है, इनको बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये आपका न्यूक्लियस कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी क्या सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, उसकी बात बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है, ये मैटर है, और इसके अंदर डॉटेड है ये दोनों की दोनों, ये होता है सेंट्रियोल्स। क्या है ये, सेंट्रियोल्स। ये आपको आगे एक कंपटीशन में बहुत काम आएगी, सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ये देखो, जैसे दसा हुआ पार्ट दिखाया ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटिक वैक्यूल। फेगोसाइटिक आपने सुना होगा, फेगोसाइटिक, वैसे ही पिनोसाइटिक। फेगो मतलब खाना, पिनो को मतलब पीना, पिनोसाइटिक, पिनोसाइटिक वैक्यूल, वैक्यूल। सेल की स्ट्रक्चर का आपको पता होगा, तभी आप मेडिसिन के बारे में पढ़ पाओगे, मेडिसिन कैसे काम करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, पिनोसाइटिक, पिनो का मतलब पीना, पिनोसाइटिक वैक्यूल होता है। यहाँ तक आगे समझ में। अब मैंने आपको ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक, इसको हम बोल देंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई होगी। ठीक है, अब इसमें मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये है गोल्जी अपार्टस। क्या है, गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, और क्या प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम, लाइजोसोम या लाइसोसोम, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, लाइसोसोम। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर, और चीज क्या प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना को फर्स्ट यूनिट के अंदर, सेल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा समझाना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यार, वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से दो टाइप का होता है। अगर इसके ऊपर आपको इस तरीके से डॉटेड मिले, पॉइंट मिले, है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन डॉटेड होता है, इस पर डॉटेड नहीं होगा। ठीक है, जिस पर डॉट प्रेजेंट हो
उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या नाम होगा? रफ ROUGH आएगा ना, GH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER लिख देता हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो दूसरा जो बनाया था इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं डॉट नहीं बनाया, मतलब ये स्मूथ है। रफ का मतलब खुरदरा होता है, मतलब ये डॉट लगा दी, खुरदरा हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा सेल में और क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, मतलब ये जो है ना आपका रफ ER, इसके ऊपर ये जो डॉट होते हैं ना, ये राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। अब और क्या दिखाना है मेरे को? राइबोसोम्स दिखाने हैं इसके अंदर। तो अब इस तरीके से जो पॉइंट डॉटर दिखा देता हूँ, कोई पॉइंट आपको बड़े दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? राइबोसोम्स बोलते हैं। हाँ देखिए इसको, राइबोसोम्स, ठीक है। अब क्या बच गया इसके अंदर? राइबोसोम हो गया, ठीक है। ये होने के बाद में इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक वैक्यूल, यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, वैक्यूल हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या बच गया इसके अंदर? लाइसोसोम हो गया, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म हो गया, पिनोसाइटिक वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, आपके माइक्रोविलाई भी हो चुका है, लाइसोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, हाँ, ठीक है। ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ आपको प्लास्टिड, जगह कहाँ पर है, इस तरीके से होते हैं, इनको बोलते हैं प्लास्टिड। आई बात समझ में? यहाँ तक लास्ट बच गया आपका आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। तो ये आपकी सेल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सेल के बारे में पूछते हैं तो सेल का डायग्राम जरूर ही बनाना है, ठीक है। अगर आप इतना डायग्राम बना देते हो ना तो एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज नहीं देखता आपने क्या लिखा था वहाँ पर, इतना देख के समझ जाएगा हाँ कुछ तो आता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो आपका क्वेश्चन आता है, ये आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया स्नेहा? हाँ जी सर। ठीक है, समझो। सर आ गया। ओके, ठीक है। फंडामेंटली बात करें तो टू टाइप की, डिफरेंट टाइप की सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होती है वो डीएनए की बनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर, सॉरी, इस पर क्या बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि आपका डिफरेंस ही आता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स, ठीक है। दो चीज़ें, डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस स्टार्ट करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें
तो प्रोकैरियोटिक होती है सेल, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो आप लिख सकते हो स्मॉल साइज, ठीक है। और इन सेल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज साइज, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर 2 नंबर पॉइंट, ऑलवेज यूनिसेलुलर, मतलब ये क्या होती है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बनी होती है, ऑलवेज एक ही सेल होती है, ऑलवेज यूनिसेल्यूलर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ऑफन मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्या रहेगी, दी सेल्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, ये जो सेल्स होती है ना वो एसेक्सुअल मेथड से क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। दीज सेल, सर प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट नहीं दिख रहे नोट्स। कंप्लीट नहीं दिख रहा अब सही है सर। ठीक है। दीज सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, reproduce by asexual method, ठीक है। देखो डिफरेंस है ना, आपको एक चीज याद रखनी, दूसरा बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। स्मॉल साइज होता है, लार्ज साइज होता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है, यूनि का मतलब वन, अकेला सिंगल, और ये क्या हो जाएगी, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। अब ये रिप्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल मेथड से, तो ये कौन से मेथड से होगी, सेक्सुअल मेथड से, ठीक है। तो दीज सेल्स कैन रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मतलब ये सेक्सुअली भी हो सकती है और एसेक्सुअली भी हो सकती है, ठीक है। दीज सेल्स can reproduce by reproduce either asexual और sexual, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, 4 नंबर डिफरेंस क्या रहेगा इसके अंदर, जो आपका प्रोकैरियोटिक होती है वो उनका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब डिवाइडेशन होता है, और जो सारी डिवाइड होती है वो या तो बाइनरी फ्यूजन होगा या फिर बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, उनका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो these cells divide by divided by either formation of of buds or fusion, ठीक है। इसका उल्टा इसमें लिख देंगे, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर सेल के अंदर मायोटिक और म्यूटिक डिवीजन होता है, द सेल डिवाइड बाय आइदर मतलब या तो आइदर मायोटिक और ए meiotic प्रोसेस, ठीक है। 5 नंबर क्या डिफरेंस आएगा इसके अंदर, नो साइटोस्केल्टन, मतलब इसके अंदर साइटोस्केल्टन नहीं होता, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, नो साइटो मतलब सेल, कौन सी सेल, स्केलेटल वाली,
स्केलेटल, ठीक है, नो साइटोस्केलेटल, ठीक है। इसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा ऑलवेज हैज ए साइटोस्केलेटल, ठीक है। 6 नंबर डिफरेंस क्या आएगा इसके अंदर, इट हैज ए सर्कुलर डीएनए विच इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलोगे, इसके अंदर क्या रहता है, इट हैज ए सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन नहीं होती है इस डीएनए के साथ में, उसके साथ में होगी, ठीक है। इट हैज ए सर्कुलर डीएनए विच इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर क्या रहेगा, इट हैज ए लीनियर डीनियर, ठीक है, लिंक्ड विद प्रोटीन विच गिव राइज टू क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिन थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। इट हैज, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास है। इट हैज ए लीनियर डीएनए linked with protein, ठीक है, which gives rise to chromate, which gives rise to chromatin, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो सिंगल होगा और इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या लिखोगे, क्रोमोसोम इज सिंगुलर, ठीक है, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर ये देखो न्यूक्लियस था ना, ये न्यूक्लियस, इसके सराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और इसमें क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। क्या लिखोगे इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। भाई क्या लिखोगे, 9 नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। इसके अंदर जो राइबोसोम होगा उनका स्मॉल साइज होगा और इसके अंदर बिग साइज होगा राइबोसोम का। क्या लिखोगे, स्मॉल साइज राइबोसोम, ठीक है, और इसके अंदर लार्ज या फिर बिग साइज राइबोसोम। 10 नंबर क्या लिखोगे, इसके अंदर न्यूक्लियोज, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोज, ठीक है। न्यूक्लियोज क्या होता है, एब्सेंट हो, देखो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, और इसके अंदर ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये क्या था, न्यूक्लियोस था, ठीक है। तो ये जो यूकेरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियोस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 10 नंबर क्या लिखोगे, न्यूक्लियोस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियोस, ठीक है, एब्सेंट लिख दो, नॉट प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोस प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो ये आपके कितने करवा दिए मैंने, इसमें 10 बता दिए आपको, और भी डिफरेंस है। ठीक है, आगे क्या होगा नेक्स्ट के अंदर, देखो वो 10 डिफरेंस वहां पर लिख दिए। ठीक है, अब और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं। ऑर्गेनेल्स की बात की, यहाँ पर तो मैंने डिफरेंस सारा मिक्सअप बता दिया। देखो इसके अंदर तो क्या था, साइज के बारे में, यूनिसेलुलर है या फिर सेक्सुअल मेथड है, एक्सेक्सुअल है, ठीक है, ये बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उसके बेस पर क्या डिफरेंस होता है, ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनेल्स, कि किसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, कौन से में एब्सेंट होगा। ठीक है, तो आपका मन करे वो डिफरेंस लिख देना। देखो मैं एक साइड में नाम लिख देता हूँ, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हो जाएगा यूकैरियोटिक, यहाँ पर बस सिर्फ आपको यस नो लिखना है, यू कैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपने सेल वॉल की, एक नंबर सेल वॉल, पहले मैं नाम लिख देता हूँ सभी के, सेल वॉल। दूसरा क्रोमोजोम, सर क्रोमोजोम। दिखाई नहीं दे रहा है। अब नो सर। अब बोलो भाई, दिखाई दे रहा है? ऑर्गेनल्स अब दिखाई दे रहा है सर। सही है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। 4 नंबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। मैं सभी ऑर्गेनल्स के नाम लिख रहा हूँ एक बार, न्यूक्लियस। 5 नंबर क्या होगा, सेंट्रियोल्स। ठीक है, 6 नंबर क्या होगा, राइबोसोम्स। 7 नंबर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 8 नंबर क्या होगा, 8 नंबर गोल्जी, गोल्जी बॉडी। 9 नंबर क्या होगा, लाइसोसोम। 10 नंबर क्या होगा, सीलिया, सीलिया एयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया, जिसको आप फ्लेजम भी बोल सकते हो, फ्लेजम, पूंछ आती है, पूंछ जैसे स्ट्रक्चर होती है, फ्लेजलम। 11 नंबर क्या होगा, वैक्यूल्स, या पेरोक्सी, वैक्यूल लिख लेता हूँ, वैक्यूल, यस वैक्यूल्स। 12 नंबर क्या होगा, वेसाइकल्स। ठीक है, ये चीज होगी, ये मैंने नाम लिख दिए। अब क्या आएगा, आपको इतना लिख दिया, प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होगी, पेन से नहीं चल रहा, इसके अंदर ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, क्रोमोजोम है, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, अभी पढ़ के आए हो आप, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है, एब्सेंट, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस है, वो इसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट। सेंट्रियोल भी इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम है, इसमें प्रेजेंट होगा, उसमें भी प्रेजेंट होगा। क्या लिखो,
प्रेजेंट होगा, और इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होता है लेकिन कईयों के अंदर नहीं होता। प्रेजेंट विद, ऐसे लिख दो, विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ चीज़ों, कुछ को छोड़कर एक्सेप्शन, ठीक है। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट होगी, इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। देखो आप एब्सेंट एब्सेंट लिखते जा रहे हो, यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप, गोल्जी बॉडी नॉट प्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होती है गोल्जी बॉडी, प्रेजेंट। लाइसोसोम होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सीलिया फ्लेजम प्रोकैरियोटिक के अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है इसकी, अनकॉम्प्लिकेटेड। आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आगे मैं इसकी। प्रेजेंट सेल अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और वेसाइकल्स, वेसाइकल इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। आपका चाहे ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो तो अभी देख लो, आपको मैं कितना बड़ा करवा दिया, यहाँ से लेके थे पढ़ने सेल के बारे में, इतना हो गया, और ये हो गया। बड़ा आता तो भी ठीक है, 5 नंबर का आता है तो वो सोचेगा 5 नंबर से ज़्यादा के लिख दिया इसने, 10 दे देता हूँ 5 में से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर कौन कौन से एडिक्वेट इंटेक करते हैं डाइटरी सब्सटेंस का, वो हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको उसका रोल ऑफ नर्स बता दिया था। उसके बाद में आपको मैंने सेल के बारे में बताया, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, मैंने इंपॉर्टेंट मेजर सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस हो गया था, उसके बारे में मैंने बता दिया। फिर मैं आपने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। फिर 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, सेक्सुअल मेथड के मतलब डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग, क्या स्केल में प्रेजेंट होता है या नहीं होता। फिर हमने इसी के बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बेस पर हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, बोलो भाई यस और नो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और पीछे वाली, ठीक है।